एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा की डेट जो है आपकी आ गई है। 19 जून को जो है आपकी परीक्षा संभावित है। तो इसी परीक्षा को नज़र में रखते हुए हमने जो जीके जीएस और करंट अफेयर्स की सीरीज़ शुरू की थी उसको आज से हम फिर आगे बढ़ाने जा रहे हैं तथा आज जो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 17 उसको आज हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो जीके जीएस और करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 17 है इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में किसे वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका करंट अफेयर्स का यह है। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया था? तो अंजू बॉबी जॉर्ज को, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अंजू बॉबी जॉर्ज को वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया था। तो ऑप्शन जो आपका बी है इस प्रश्न का बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का पहला स्वदेशी सर्वर जिसका नाम रुद्र है, यह किस संस्थान के द्वारा विकसित किया गया आपसे पूछा जा रहा है। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, भारत का जो पहला स्वदेशी सर्वर है जिसका नाम रुद्र है यह विकसित किया गया है सी डैक के द्वारा। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, सी डैक जो पुणे है इसी संगठन के द्वारा ही यह जो स्वदेशी सर्वर है रुद्र इसको बनाया गया है। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही जाएगा, सी डैक के द्वारा। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किसे अपना पहला उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आपका जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है इसने अपना पहला उप प्रबंध निदेशक यानी कि फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया है। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, गीता गोपीनाथ जो होंगे ये इसके पहले उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही है, गीता गोपीनाथन, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा आपका जो यह IMF है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा वॉशिंगटन डीसी में। वॉशिंगटन डीसी में आपको वर्ल्ड बैंक का भी हेडक्वार्टर मिलेगा और IMF दोनों का हेडक्वार्टर, वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा वॉशिंगटन डीसी में। आपको बताना है कि वर्ष 2017 से लेकर 2019 की अवधि के लिए डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। तो अवधि जो आपकी वर्ष 2017 से लेकर 2019 की है, इस अवधि के लिए डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार के लिए चुना गया है वी प्रवीण राव को, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, वी प्रवीण राव, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है और आपको बताना है कि हाल ही में वॉल्ट डिज्नी की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो वॉल्ट डिज्नी की जो पहली महिला अध्यक्ष हैं उनका नाम है सुसान अर्नोल्ड, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो सुसान अर्नोल्ड हैं ये वॉल्ट डिज्नी की पहली महिला अध्यक्ष नामित की गई हैं। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो स्टार्टिंग के 5 प्रश्न हमने करंट अफेयर्स के देख लिए हैं। अब इस आगे के जो भी प्रश्न आपको मिलेंगे जीके और जीएस के मिलेंगे। तो पहला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने है, साइंस का है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपको विटामिन दिए गए हैं और एक तरफ उनका स्रोत दिया गया है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इस प्रकार के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं फटाक से। पहला विटामिन आपके सामने, विटामिन के। तो विटामिन के का जो स्रोत माना जाता है वो माना जाता है अल्फा। तो पहला आपका बिल्कुल सही है। और सेकेंड है आपका विटामिन डी। विटामिन डी का स्रोत क्या होता है? कॉड, यकृत तेल, यह भी आपका बिल्कुल सही है। विटामिन ई का स्रोत यहाँ पे दिया गया गन्ने का रस, जो कि बिल्कुल गलत है। गन्ने का रस जो है विटामिन ई का स्रोत नहीं होता है, बल्कि गेहूं भ्रूण तेल जो होता है, आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, गेहूं भ्रूण तेल जो होता है आपका ये विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। तो ऑप्शन सी वाला आपका सुमेलित नहीं था। वहीं विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है नींबू। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो चारों के स्रोत मैंने आपको बता दिए, इनको एक बार आप याद कर लीजिएगा। वहीं इन चारों के अगर हम रासायनिक नाम की बात करें तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। विटामिन के का रासायनिक नाम होता है नेप्थोक्विनोन। क्या होता है? नेप्थोक्विनोन जो होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा।
क्विनोन जो होता है ये आपका विटामिन डी का क्या है रासायनिक नाम, विटामिन के का सॉरी रासायनिक नाम है। और इसके बाद विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन डी का होता है कैल्सीफेरॉल। क्या होता है, तो आपका कैल्सीफेरॉल जो होता है, फेरॉल, यह आपका विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। वहीं विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। क्या होता है, टोकोफेरॉल जो होता है ये विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है। और इसके बाद विटामिन सी का तो आप सभी को पता होगा, एस्कॉर्बिक एसिड। तो इन चारों के रासायनिक नाम भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, विटामिन बी3 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन बी3 का रासायनिक नाम होता है नियासिन और इसकी कमी से आपका पेलाग्रा नामक बीमारी होती है। यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे बी है बिल्कुल सही जगह, पेलाग्रा नामक जो रोग होता है यह विटामिन बी3 की कमी से होता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। वहीं रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। रक्ताल्पता किसकी कमी से होता है, तो आपका जो रक्ताल्पता होता है फोलिक एसिड से संबंधित हो, किससे, तो फोलिक एसिड की कमी से जो है आपका रक्ताल्पता नामक बीमारी होती है। और इसके बाद जो रतौंधी नामक रोग होता है ये आपका विटामिन ए की कमी से होता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और अगला प्रश्न आपके सामने है, ऑब्सिसिक अम्ल और पादप हार्मोन का कार्य, यानी कि जो आपका ऑब्सिसिक अम्ल पादप हार्मोन है इसका वर्क यानी कि इसका कार्य आपसे पूछा गया है। तो ऑब्सिसिक एसिड नामक जो आपका पादप हार्मोन होता है, और यानी कि जो ऑब्सिसिक एसिड नामक जो प्लांट हार्मोन होता है इसका कार्य होता है वृद्धि अवरोधक, यानी कि प्लांट की वृद्धि को, यानी कि पौधे की वृद्धि का अवरोध, पौधे की वृद्धि में यह अवरोध उत्पन्न करता है ऑब्सिसिक अम्ल। तो आप इसे याद रखिएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा वृद्धि अवरोधक, इसका मेन वर्क होता है, मेन कार्य होता है, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है। वहीं शिखर प्रधानता मतलब किस पादप हार्मोन का कार्य होता है, तो ऑक्सिन जो पादप होता है, ऑक्सिन आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ऑक्सिन जो पादप हार्मोन होता है इसका कार्य क्या होता है, शिखर प्रधानता प्रदान करना पौधों को। और इसके बाद जो कोशिका वृद्धि का कार्य होता है यह कौन करता है, तो जिबरेलिन नामक जो पादप हार्मोन होता है इसका कार्य होता है कोशिका वृद्धि का। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और उसके वाला जो कोशिका विभाजन का कार्य कौन सा पादप हार्मोन करता है, तो साइटोकाइनिन नामक जो आपका पादप हार्मोन होता है यह कोशिका विभाजन का कार्य करता है। इन सारे के बारे में आपको याद रखना है। अगर हम प्रश्न की बात करें तो हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वृद्धि अवरोधक, मेन कार्य होता है ऑब्सिसिक अम्ल नामक पादप हार्मोन का। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, आपको उस नदी का नाम बताना भारत में जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो भारत में कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। वह नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है इसका नाम है माही। यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में जो माही नदी है यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद रखिएगा, बहुत बार यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद 2 नदियों के बारे में मैं आपको और बता दे रहा हूँ जो आपकी साउथ अफ्रीका महाद्वीप में मिलेंगी। और एक नदी है आपकी लिम्पोपो नदी, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। एक नदी है जिसका नाम है लिम्पोपो नदी, या आपकी अफ्रीका महाद्वीप की नदी है। तथा यह जो लिम्पोपो नदी आपकी है यह मकर रेखा को 2 बार काटती है, जिसके बारे में भी आपको याद रखना है। वहीं एक नदी अफ्रीका की और जिसका नाम है कांगो नदी, जिसको हम जायरे नदी, कांगो नदी को हम जायरे नदी के नाम से भी जानते हैं। तो यह जो कांगो नदी है यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो ये सभी फैक्ट आपको याद रखने हैं। कांगो नदी यानी कि जायरो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। वहीं लिम्पोपो नदी जो है आपकी मकर रेखा को 2 बार काटती है। ये दोनों नदियां आपको मिलेंगी अफ्रीका महाद्वीप में। वहीं भारत की एक नदी है माही नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो ऑप्शन आपका इस प्रश्न का ए बिल्कुल सही है। आपका जो रूर प्रदेश है किस देश में स्थित है, आपसे पूछा जा रहा है रूर प्रदेश किस देश में स्थित है। तो रूर प्रदेश आपको मिलेगा कहां पर, तो रूर औद्योगिक प्रदेश जो आपका यह मिलेगा जर्मनी में। यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जर्मनी में आपको मिलेगा रूर औद्योगिक प्रदेश, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, आपको उस नदी का नाम बताना जहां पर तुलबुल परियोजना अवस्थित है। तुलबुल परियोजना आपसे पूछा जा रहा है किस नदी पर अवस्थित है। तो आपकी जो तुलबुल परियोजना है आपको मिलेगी झेलम नदी पर। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। झेलम नदी पर आपको मिलेगी तुलबुल परियोजना, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, झेलम नदी। आपको बताना है कि भारत का दूसरा सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। पहला तो आपको पता होगा गुजरात है सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, लेकिन यहाँ पे सेकेंड नंबर का सर्वाधिक लंबा तटरेखा वाला राज्य पूछा गया है। तो दूसरा सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य भारत का है आंध्र प्रदेश, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश।
अगला प्रश्न आपके सामने है, और भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें सभी नागरिकों के लिए कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई आपसे पूछा जा रहा है। तो हमारा जो संविधान है इसमें कितने प्रकार के न्याय का जिक्र है, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, यानी कि 3 प्रकार की न्याय की बात करती है हमारी प्रस्तावना। कौन कौन सी? एक तो हो गया सामाजिक यानी कि सोशल न्याय, और सामाजिक के बाद आपका हो गया इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक न्याय, और तीसरा आपका क्या हो गया? तीसरा आपका हो गया राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल। इसके बारे में आपको याद रखना है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात का जिक्र हमारी प्रस्तावना में, हमारी प्रियम्बल में, यानी कि 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो आपका बी है यहाँ पे बिल्कुल सही है। आपको बताना है कि भारत की संसद के द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित किया गया था। तो भारत की संसद के द्वारा जो आपदा प्रबंधन अधिनियम था यह किस वर्ष में पारित किया गया था? तो यह अधिनियम 2005 में पारित किया गया था। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 2005 में जो है आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित किया गया था, तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हम अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, आपको बताना है कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है इसकी स्थापना कब की गई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी 1993 वर्ष में, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी, तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान का वह भाग जो निर्वाचन का प्रावधान करता है, यानी कि निर्वाचन से संबंधित भारतीय संविधान का कौन सा भाग है, कौन सा पार्ट है, आपको बताना है। तो निर्वाचन से संबंधित भारतीय संविधान का कौन सा भाग है? तो भाग 15 जो है और यह निर्वाचन से संबंधित है। इसके बारे में आपको याद रखना है, भाग 15 का संबंध निर्वाचन से है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं भाग 9 का संबंध किससे है? तो भाग 9 का संबंध है पंचायतों से, तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। वहीं भाग 14 ए का संबंध किससे है? तो भाग 14 क यानी कि भाग 14 ए का संबंध आपका हो जाएगा ऑप्शन सी वाला क्या है? 14 ए है, तो इसका संबंध अधिकरण से है, यानी कि ट्रिब्यूनल से है। वहीं भाग 2 का संबंध आपका हो जाएगा नागरिकता से। तो इन चारों के बारे में मैंने आपको बता दिया, आप याद कर लीजिएगा। हमारे प्रश्न का राइट आंसर क्या था? निर्वाचन का प्रावधान हमारे संविधान के किस भाग में है? तो जो पार्ट हमारा 15 है और जो पार्ट हमारा 15 है, इसमें जो है निर्वाचन से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर था ऑप्शन ए, यानी कि 15। अगला प्रश्न आपके सामने है, थियोसॉफिकल सोसाइटी के द्वारा 1886 में और पहला कार्यालय भारत में कहां पर खोला गया था, आपसे पूछा जा रहा है। तो आपकी जो थियोसॉफिकल सोसाइटी इसकी स्थापना तो 1875 में की गई थी। आप याद रखिएगा 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? तो मैडम ब्लावट्स्की और कर्नल अलकाट के द्वारा। किसके द्वारा? तो मैडम ब्लावट्स्की और कर्नल अलकाट ने 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी, तथा यह जो सोसाइटी थी इसने भारत में अपना पहला कार्यालय खोला था मद्रास में। किस वर्ष में? तो 1886 में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। मद्रास में कहाँ? तो मद्रास में एक जगह थी अड्यार। मद्रास के अड्यार नामक स्थान पर ही इस थियोसॉफिकल सोसाइटी ने अपना पहला कार्यालय स्थापित किया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, आपसे पूछा जा रहा है। तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी 1884 में। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 1884 में मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी। 3 व्यक्ति इसके संस्थापक थे। कौन कौन से? तो एस रामास्वामी मुदलियार हो गए, इसके बाद पी आनंद चालू हो गए, और इसके बाद आपके हो गए कौन? तो सुब्रमण्यम अय्यर। ये 3 व्यक्ति थे जो सम्मिलित थे मद्रास महाजन सभा के संस्थापक दल में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। मद्रास महाजन सभा की जो स्थापना थी 1884 में की गई थी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ राष्ट्रीय आंदोलन की कुछ घटनाएं दी गई हैं और उनका वर्ष दिया गया है, तो इसमें से आपको बताना कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था यह कब शुरू हुआ था, मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ कब था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था अप्रैल 1930 में। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। 12 मार्च 1930 को डांडी मार्च महात्मा गांधी ने शुरू किया था, और 6 अप्रैल 1930 को जो है महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था, यानी कि उसी समय आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया था। तो ऑप्शन आपका पहला वाला बिल्कुल सही, अप्रैल 1930 हो जाएगा। और पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? तो 1929 में जो लाहौर अधिवेशन था कांग्रेस का, इसी में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। तो सेकेंड वाला भी आपका सही है। इसके बाद पूना पैक्ट कब हुआ था? नवंबर 1930 में हुआ था, जो कि बिल्कुल गलत है।
आपका पूना पैक्ट जो था यह नवंबर 1930 में न होके कब हुआ था? तो पूना पैक्ट 26 सितंबर 1932 को हुआ था। सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन सी वाला जो है यहाँ पे सम्मिलित नहीं, यहाँ पे 26 अगर सितंबर होता नवंबर की जगह तो वह सही हो गया होता, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे सी है वह सम्मिलित नहीं था, यहाँ पे नवंबर की जगह सितंबर होगा, सितंबर 1932 में। इसके बाद गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को, और चौथा वाला बिल्कुल सही, यानी कि चारों आपको मैंने बता दिया है, चारों की डेट। सवर्ण अवज्ञा आंदोलन अप्रैल 1930, पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा और लाहौर अधिवेशन 1929 में की गई थी, पूना पैक्ट सितंबर 1932 हो जाएगा, और गांधी इरविन समझौता आपका हुआ था मार्च 1931 में। लाठी क्लब की स्थापना किसके द्वारा की गई थी आपको बताना है। तो लाठी क्लब की स्थापना की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अगला प्रश्न आपके सामने है, आपको उस शासक का नाम बताना जिसके द्वारा शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलवाया गया था। तो शाहरुख नामक जो चांदी का सिक्का था यह किस शासक ने चलवाया था? तो बाबर के द्वारा जो है शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलवाया गया था। तो बाबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। और आपको बताना है कि वह कौन सा शासक है जिसका मकबरा भारत से बाहर है। उस शासक का नाम आपको बताना है जिसका मकबरा भारत से बाहर है। तो आइए देख लेते हैं, इसमें से अकबर का मकबरा आपको कहाँ पर मिलेगा? तो अकबर का मकबरा आपको मिलेगा, आप याद कर लीजिएगा, अकबर का मकबरा सिकंदरा यानी कि आगरा में मिलेगा। उसके बाद बाबर का मकबरा आपको मिलेगा कहाँ पर? तो बाबर का मकबरा, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना, बाबर का मकबरा कहाँ पर है। वहीं शाहजहां का मकबरा आपको कहाँ पर मिलेगा, इसका जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वहीं जहांगीर का जो मकबरा है आपको मिलेगा कहाँ पर? तो जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। इस प्रकार से लाहौर यानी कि जहांगीर का जो मकबरा है यह भारत से बाहर अवस्थित है। इन दोनों के मकबरे आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताने हैं कि किस जगह पर अवस्थित हैं, बाबर का मकबरा और शाहजहां का मकबरा। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वहीं इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जहांगीर का जो मकबरा है यह लाहौर में अवस्थित, जो कि भारत से बाहर है, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। और इसमें से आपको बताना है, एक तरफ विदेशी यात्रियों के नाम दिए गए हैं और एक तरफ उनका देश दिया गया है, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सुमिलित नहीं है। आइए देख लेते हैं इसको। इब्न बतूता किस देश का वासी था? इंपॉर्टेंट है। तो इब्न बतूता आपको मिलेगा कहाँ का था? तो इब्न बतूता आपका था मोरक्को का, पहला वाला बिल्कुल सही है। अब्दुल रज्जाक किस देश का निवासी था? तो अब्दुल रज्जाक आपका था फारस का, यह भी बिल्कुल सही है। नूनीज किस देश का यात्री था? तो नूनीज आपका था पुर्तगाल का, तो यहाँ पे गलत दिया गया, ब्रिटेन की जगह आपका पुर्तगाल होना चाहिए था, पुर्तगाल का वासी था नूनीज। और इसके बाद मार्को पोलो आपका था इटली का। तो इस प्रकार से चारों मैंने आपको बता दिए हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। इब्न बतूता मोरक्को, अब्दुल रज्जाक फारस, नूनीज पुर्तगाल और मार्को पोलो इटली। इसमें से किस आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी की घोषणा नहीं की जा सकती आपको बताना है। तो नेशनल इमरजेंसी की जो घोषणा है यह युद्ध के आधार पर की जा सकती है, बाह्य आक्रमण के आधार पर की जा सकती है और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जा सकती है, परंतु आंतरिक अशांति के आधार पर जो है राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि जो आपका आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है उसकी घोषणा नहीं की जा सकती। किस आधार पर? तो आंतरिक अशांति के आधार पर। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे सी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न आपके सामने है, और मीरी की जो पहाड़ियाँ आपको किस राज्य में मिलेंगी आपको बताना है। तो मीरी हिल्स आपको मिलेंगी अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अरुणाचल प्रदेश में आपको मिलेंगी मीरी की पहाड़ियाँ, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी है यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इस प्रकार से आज का जो हमारा सेट नंबर 17 था जीके जीएस और करंट अफेयर्स का, उसको हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। इसका अगला भाग हम जल्दी अपलोड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।